हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एनपीवी मेथड पे, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पे। आज की क्लास में हम दो नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7B और क्वेश्चन नंबर 7C। दो नए क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7B और क्वेश्चन नंबर 7C। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7B से। एनपीवी का सिंपल सा अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव आता है रिजेक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव आता है रिप्लेसमेंट कर देते हैं, नेगेटिव आता है रिप्लेसमेंट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 7B, an eatery is located in its own premises at street A in a city। एक ईटरी है, ईटरी मतलब फूड वगैरह जहां पे आप खरीद सकते हो, वो कहां पे लोकेटेड है? वो स्ट्रीट ए में लोकेटेड है। एन ईटरी इज लोकेटेड इन इट्स ओवन प्रीमाइजेज, इनका खुद का प्रीमाइजेज है। स्ट्रीट ए है सिटी, एक सिटी जहां पे स्ट्रीट ए है वहां पे एक ईटरी लोकेटेड है। द मैनेजमेंट is planning a relocation to a nearby new location, College Road, also owned by it, so that it can attract new clients। अब ये जो ईटरी है इसको रीलोकेट करना चाह रहे हैं, स्ट्रीट ए से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, कहां पे? कॉलेज रोड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। 2 years ago, 2 साल पहले, द कॉलेज रोड लोकेशन वॉज कंसिडर्ड। 2 साल पहले भी कंपनी ने कॉलेज रोड को कंसिडर किया था। एंड ₹2 लाख वॉज पेड टू ए कंसल्टेंट फॉर साइट स्टडी। 2 साल पहले कंपनी ने एक कंसल्टेंट को साइट स्टडी के लिए 2 लाख रुपए पे किया था और कॉलेज रोड को कंसिडर किया था। ध्यान देना, आप पढ़ रहे हो डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर कोई भी कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके थे, दैट इज संक कॉस्ट, तो ये जो 2 लाख रुपए है ये डिसीजन मेकिंग में इन एनी केस कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ये 2 लाख रुपए की तो कोई रेलेवेंसी नहीं है। ड्यू टू मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन द आइडिया हैज टू बी अबंडेंट। लेकिन 2 साल पहले जब साइट की स्टडी की गई थी तो वहां पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस वजह से हमें अपना आइडिया जो है वो ड्रॉप करना पड़ा, आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन नाउ द रोड इज फिट फॉर इजी एक्सेस, लेकिन अब रोड वगैरह बन के तैयार है, अब वहां पे जाया जा सकता है। अंटिल नाउ, अभी तक अगर बात करें, द कॉलेज रोड प्रीमाइजेज कुड नॉट बी लेट आउट एंड वॉज आइडल। अभी तक कॉलेज रोड वाला जो हमारा प्रीमाइज था वो लेट आउट नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से वो खाली पड़ा हुआ था। कहने का मतलब ये है अभी तक तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही थी, लेकिन बट नाउ, अब इट कैन बी लेट आउट ऑन एन एनुअल ईयर एंड लीज रेंटल ऑफ ₹1,20,000। लेकिन अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, अगर आप कॉलेज रोड पे खुद ओपन कर लोगे तो आपको ये 1,20,000 रुपए जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। 1,20,000 जो है वो आपको यहां पे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। On similar terms, a street A premises would fetch ₹2,50,000। लेकिन स्ट्रीट ए का जो प्रीमाइज है उससे आपको अब 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो एक जगह आपको 1,20,000 सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो दूसरी जगह आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो एक तरीके से 1,30,000 रुपए जो है वो आपका यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। 1,30,000 जो है वो आपका यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। The eatery would have to spend ₹10 lakh on initial refurbishment if it relocates। eatery जो है उस पे आपको 10 लाख रुपए इनिशियली लगाने पड़ेंगे, मतलब यू कैन से इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा आपका 10 लाख का। एंड दिस विल एंटेल ए बैंक लोन एट 12% इंटरेस्ट। और ये 10 लाख रुपए आपके पास कहां से आएगा? सर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन लेकर आओगे, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 25% of its new sales would be from the old customers at the street A premises who represents 25% of the street A sales value। कहते हैं जो
सेल हम करेंगे अब 25% तो स्ट्रीट ए वाले कस्टमर से ही आएगी। मतलब सिंपल सी बात है, आपने स्ट्रीट ए से अगर कॉलेज रोड पे शिफ्ट भी कर लिया तो कुछ कस्टमर जो है स्ट्रीट ए वाले कॉलेज रोड पे भी पहुंच जाएंगे। तो जो स्ट्रीट ए में हम सेल करते थे उसका 25% सेल हमें कॉलेज रोड पे स्ट्रीट ए वाले कस्टमर से ही मिल जाएगी। हालांकि इस लाइन की कोई रेलेवेंसी नहीं है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। आपको ये फिगर्स गिवन है, ये सारी की सारी फिगर्स है रुपी पर एनम और वैलिड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वी कैन से 5 साल की लाइफ है प्रोजेक्ट की। स्ट्रीट ए जो था सेम एज पर एग्जिस्टिंग वैल्यू, स्ट्रीट ए से आप 15 लाख रुपए की सेल जनरेट कर पा रहे थे, लेकिन कॉलेज रोड पे आप 21 लाख रुपए की सेल जनरेट कर पाओगे। और ध्यान देना, इस 21 लाख रुपए में ये 25% जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से नहीं है। क्योंकि यहां पे ये नहीं बोला कि भाई 21 लाख रुपए अलग से है, नहीं, 21 लाख रुपए टोटल सेल्स है। तो जो 25% कस्टमर इधर आ रहे होंगे वो सेल भी इसमें इंक्लूडेड है। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए आती थी, यहाँ पे 11 लाख, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ 5 लाख था, यहाँ 6 लाख था। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन यहाँ पे 1,50,000 था, यहाँ पे 2,40,000 है, और डेप्रिशिएशन यहाँ पे 30,000 है। और कॉलेज रोड पे बात करें तो पॉइंट नंबर 1 ने कहा डेप्रिशिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 5 ईयर्स। आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, अगर आप स्ट्रेट लाइन बेसिस के अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करोगे तो 2 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन होगा कॉलेज रोड की साइड में। Assume that the life of the project is 5 years from now in both the premises। 5 साल की आपकी लाइफ रहेगी, वो हमें ऊपर ही पता चल गया था, ऊपर 5 साल लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये जो फिगर है 5 साल तक वैलिड है, यहीं से आइडिया लग गया था कि लाइफ प्रोजेक्ट की 5 साल है। सेकेंड पॉइंट, इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 35% का टैक्स रेट रहेगा एंड टैक्सेस आर पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। सर नहीं भी बोला वो तो भी टैक्सेस एट द एंड ऑफ द ईयर ही हम पे करते हैं। थर्ड पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। अगेन कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा होता तो भी हम कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर ही लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, देयर इज नो साल्वेज वैल्यू इन बोथ द केसेस एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। सर अगेन कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं भी बोला होता तो भी तो हम स्क्रैप वैल्यू 0 ही लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, बोथ द साइट्स आर मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज एंड देयर इज नो सेल ऑफ द प्रीमाइसेस एनविसेज्ड। कहते हैं दोनों ही साइट लॉन्ग टर्म यूज के लिए है और हम उनकी सेल का नहीं सोच रहे। सर ये लाइन नहीं भी लिखी हुई होती तो भी हम कौन सा प्रीमाइज को सेल करवा देते। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंटिल दिस प्रोजेक्ट बिगिंस इज 10%। बोला तो है इन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंटिल दिस प्रोजेक्ट बिगिंस इज 10%, लेकिन इस लाइन की भी हमारे लिए कोई रेलेवेंसी है नहीं, क्योंकि आप जो पैसा लेकर आए हो 10 लाख रुपए, उसके लिए तो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। तो हमारे लिए WACC जो है कंपनी का, उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है। पॉइंट नंबर 7, द बैंक लोन हैज टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईच ईयर टुगेदर विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। अगेन मैं बात करूं तो जो बैंक लोन है वो एक कैपिटल नेचर का आपका एक्सपेंडिचर होता है, तो वो हम यहां पे कंसीडर नहीं करते। और वैसे भी हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करने के लिए ये इंटरेस्ट रेट ही तो कंसीडर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली अलग से इंटरेस्ट दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्योंकि आप जब 12% जो है बैंक लोन, इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट के ट्रीट करते हो, तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो कवर हो गई डिस्काउंटिंग में, और जो प्रिंसिपल पे करे हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में लिया तो है, बार बार थोड़ी ना कंसीडर करोगे। तो इवन 7 पॉइंट की भी कोई रेलेवेंसी नहीं है। पॉइंट नंबर 8, assume no time lag between the capital expenditure and the commencement of operation। सर हम कब कंसीडर करते हैं टाइम लैग बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कमेंसमेंट? जब तक क्वेश्चन नहीं बोले 2 साल 5 साल कि भाई आज पैसा लिया 4 साल बाद ऑपरेशन शुरू करेंगे, तब तक हम अपने आप कुछ करते ही नहीं है। अगेन पॉइंट नंबर 8 की कोई रेलेवेंसी नहीं है। यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एज गिवन इन द टेबल। सर ये लाइन लिखने की जरूरत क्या थी, नीचे टेबल गिवन है तो हम ऑफ कोर्स यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करेंगे। शो कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपी, नहीं भी लिखते तो भी हम नियरेस्ट रुपी ही कंसीडर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं। द कॉस्ट रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन बोथ द लोकेशन एंड द अबव टेबल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कस्टमर इन ए लोकेशन। कहते हैं ऊपर वाली टेबल आपको कॉस्ट रेवेन्यू के लिए यूज करनी है, सर वही करेंगे।
उसके अलावा कुछ यूज नहीं करेंगे। और पॉइंट नंबर 12 कहते हैं नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब तक आप वर्किंग कैपिटल की फिगर नहीं बताओगे तो हम चेंजेस ले कहां से लेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को फालतू में ज्यादा बड़ा बनाया गया, इस क्वेश्चन को फालतू में ज्यादा बड़ा बनाया गया है। अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए यहां से लेकर यहां तक के डेटा की कोई रेलेवेंसी थी नहीं, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 से लेकर पॉइंट नंबर 12 सर नहीं भी लिखते तो भी कैलकुलेशन हम वैसे ही करते जैसे नॉर्मली करते हैं, तो इतना डेटा तो फालतू था। कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग द इवेल्युएशन ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस। ठीक है, रिप्लेसमेंट की बात चल रही है कि भाई यहां से यहां शिफ्ट करना है, तो हम जो डेटा लेंगे वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे ले लेंगे। ऑफ रीलोकेटिंग टू द न्यू प्रीमाइसेस showing the rationale behind the cash flows you consider and those that you do not। कहते हैं रैशनल बताओ जो आप कैश फ्लो कंसीडर कर रहे हो और नहीं कर रहे हो उसके पीछे रीजन। सर सिंपल सी बात है, 2-3 पॉइंट है जो हम कंसीडर नहीं करते। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी इनिशियल कैश आउटफ्लो में ले चुके हो, बार बार थोड़ा ना लिखोगे। इंटरेस्ट की कॉस्ट इसलिए नहीं लेते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट इंटरेस्ट ले लेते हैं। संक कॉस्ट है 2 लाख रुपए जो स्टार्टिंग में आपने लगाई थी, इस वजह से वो कंसीडर नहीं करते। बाकी तो सारा डेटा लेना ही है। रिकमेंड फ्रॉम ए फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यूजिंग द एनपीवी मेथड यूज करना है वेदर द ईटरी शुड रिलोकेट टू द कॉलेज रोड प्रीमाइसेस। सिंपल सी मैं बात करूं, आपने निकालना है एनपीवी और डिसीजन देना है कि क्या हमें स्ट्रीट ए से कॉलेज रोड पे रिलोकेट करना है या नहीं करना। सर एनपीवी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, और इसके लिए आपको इनिशियल कैश आउटफ्लोज, एनुअल कैश इनफ्लोज और टर्मिनल कैश इनफ्लोज की जरूरत पड़ेगी। जिसमें अगर मैं बात करूं टर्मिनल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई वर्किंग कैपिटल का रिलीज वगैरह का चक्कर नहीं है और ना ही कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह है। तो आपको केवल और केवल इनिशियल कैश आउटफ्लो और एनुअल कैश इनफ्लो की जरूरत है। उसमें भी अगर मैं बात करूं इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सर 10 लाख रुपए ही तो है, इसके अलावा तो कोई फिगर ही नहीं है, वो भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल हमें इस क्वेश्चन में एनुअल कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने की जरूरत है, वो भी इंक्रीमेंटल बेसिस पे। आ जाओ जरा हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 7B, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 7B, और हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहां पे इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लोज। इंक्रीमेंटल एनुअल कैश इनफ्लोज 1 से लेकर 5 साल तक ये कैलकुलेशन चलेगी, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 5 साल का है। सिंपल 2 कॉलम में हम कैलकुलेशन शो कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट सबसे पहले आप सेल्स कंसीडर करोगे। सर क्वेश्चन ने कहा था पहले हमारी सेल 15 लाख थी जो कि अब बढ़ के 21 लाख रुपए हो जाएगी, तो आपका इंक्रीज इन सेल्स जो है वो 6 लाख रुपए का है। आपका इंक्रीज इन सेल्स जो है वो है 6 लाख रुपए का। पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख रुपए थी जो कि अब 11 लाख रुपए हो जाएगी, तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख रुपए। इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख रुपीज। आप चाहो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहां पे कंट्रीब्यूशन का बाइफिकेशन दे सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मत दो चॉइस, और चाहो तो आप सीधा सीधा यहां पे इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते थे। कितना इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते थे, कितना सर 5 लाख रुपए का। इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन 6 लाख रुपए, आपकी सेल बढ़ी 10 लाख आपका, ये तो 15 10 5 21 में से 11 गए, तो ये कंट्रीब्यूशन 6 लाख नहीं, यहां पे ये 10 लाख रुपए है। ये फिगर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10 लाख रुपए, 21 लाख में से 11 लाख रुपए माइनस करने के बाद 10 लाख रुपए कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो आप सीधा सीधा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन भी 5 लाख लिख सकते थे। इसमें से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आप चाहो तो यहां पे इंक्रीज कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हो, इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज इन
कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए का। इसके बाद आप माइनस करेंगे इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की बात करें तो यहां पे 1.5 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन है, यहां पे 2,40,000 रुपए का, वो फिक्स कॉस्ट जो है यहां पे 1.5 लाख है, यहां पे 2,40,000 है, तो 90,000 रुपए का इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। तो जब हम एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन फिगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका इंक्रीज इन ईबीडीटी, अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, 4,10,000 रुपए, 4,10,000 रुपए। इसके बाद अगर हम डेप्रीशिएशन की बात करें तो डेप्रीशिएशन स्ट्रीट ए पे तो 30,000 था, जबकि अगर मैं कॉलेज रोड की बात करूं तो कॉलेज रोड पे आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो यहां पे, और 5 साल इसकी लाइफ है, तो 2 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन आएगा, 2 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन आएगा। तो डेप्रीशिएशन की अगर मैं छोटी सी एक कैलकुलेशन दिखा दूं यहां पे तो ज्यादा बेटर रहेगा एज ए वर्किंग नोट, कि डेप्रीशिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट इन कॉलेज रोड, सर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, 5 साल इसकी लाइफ है, कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, तो 2 लाख रुपए जो है वो आपका डेप्रीशिएशन होगा कॉलेज रोड पे, जबकि स्ट्रीट ए में आपका डेप्रीशिएशन था 30,000, तो इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन होगा 70,000 का। तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन, इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन एक जगह 2 लाख है और एक जगह 30,000 है, तो ये आ जाएगा 1,70,000 रुपए, 1,70,000 रुपए। इसके अलावा क्वेश्चन ने एक रेंट को लेकर बात करी थी। क्वेश्चन ने कहा था अब अगर हम बात करें तो इट कैन बी लेट आउट ऑन एन एनुअल ईयर एंड लीज रेंटल ऑफ 1,20,000। जो कॉलेज रोड वाला स्पेस है उसको आप 1,20,000 रुपए रेंट पे दे सकते हो, लेकिन अब तो हम कॉलेज रोड पे अपना ईटरी ओपन कर लेंगे तो 1,20,000 रुपए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रीट ए वाला स्पेस तो खाली हो गया, तो स्ट्रीट ए का जो प्रीमाइस है वहां से आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा, स्ट्रीट ए से आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो यहां पे अपने को एक रेंट और कंसीडर करना है, और सर रेंट यहां पे जो है वो बेनिफिट हो रहा है, ध्यान देना, क्योंकि मैं जब ओपन कर लूंगा कॉलेज रोड पे तो 1,20,000 मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रीट ए खाली होगा तो मुझे वहां पे 2.5 लाख रुपए मिलेगा, तो मुझे नेट कहीं ना कहीं 1,30,000 रुपए मिलेगा। तो मैं यहां पे प्लस करूंगा, मैं यहां पे प्लस करूंगा रेंट कितना, तो सर 2.5 लाख रुपए अपने को मिल जाना है और उसके लिए अपने को 1,20,000 सेक्रीफाइस करना है, 2.5 लाख रुपए मिल जाना है और 1,20,000 अपने को सेक्रीफाइस करना है, तो अकॉर्डिंगली 1,30,000 रुपए का नेट यहां पे आपको बेनिफिट होगा। यहां पे ये दिखाना जरूरी है, आप चाहो तो ऊपर भी कहीं पे भी दिखा सकते हो, क्योंकि अब टैक्स का इंप्लीमेंटेशन होना है जो कि रेंट पे भी होगा। तो अकॉर्डिंगली हम पहुंच जाएंगे अपने अर्निंग बिफोर टैक्स पे, अर्निंग बिफोर टैक्स पे। तो ये आ जाएगा 4,10,000, डेप्रीशिएशन माइनस फिगर है 1,70,000, लेकिन रेंट प्लस फिगर है 1,30,000, तो ये आ जाएगा 3,70,000 रुपए, ये आ जाएगा आपका 3,70,000 रुपए, जिसमें से माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ, एज पर क्वेश्चन टैक्स का रेट आपने अप्लाई करना है 35% का, 35% का, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, तो 3,70,000 का 35%, 1,29,500 आप पहुंच जाओगे अपने अर्निंग आफ्टर टैक्स पे, जो कि आ गया 2,40,500, और कैश तक पहुंचने के लिए हम इसमें एड बैक कर लेंगे डेप्रीशिएशन, जो ऊपर माइनस करके आए हैं, डेप्रीशिएशन माइनस किया था 1,70,000 रुपए का, तो वो आप यहां पे एड बैक कर लो, तो आपको मिल जाएगा आपका एनुअल
कैश इनफ्लोज। तो एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 4,10,500 रुपए। सर हर साल का एनुअल कैश इनफ्लो आ गया 4,10,500। कोई टर्मिनल फिगर है ही नहीं, नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है। इनिशियल कैश आउटफ्लो एक सिंगल फिगर 10 लाख है, वो भी जरूरत नहीं है। तो अब आप सीधा सीधा अपना एनपीवी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एक ही बात है। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो 4,10,500 का एनुअल कैश इनफ्लो है। इस पे 5 साल के मुझे फैक्टर अप्लाई करने हैं, लेकिन ध्यान देना ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये बिफोर टैक्स होता है, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट अप्लाई किया जाता है आफ्टर टैक्स। तो एक वर्किंग नोट में मैं छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में जो WACC का रेट है हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो फंड रेज किया है वो बैंक लोन की है, और बैंक लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। बस इसको आफ्टर टैक्स कर दो सर, 35% इसमें से टैक्स हटा दो तो ये आ जाएगा आपका 7.8%। तो आपको 7.8% के फैक्टर्स यूज करने हैं, आपको 7.8% के फैक्टर यूज करने हैं। और क्वेश्चन में आपको फैक्टर टेबल ऑलरेडी गिवन है, ये रहा 7.8। कितने साल का चाहिए 5 साल का, लेकिन ये इंडिविजुअल साल का गिवन है। तो सर अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 5 साल का एडिशन करना पड़ेगा, 5 इयर्स का एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन कर लो जरा 5 साल का। तो ये आ जाएगा 4.014। इन 5 साल का एडिशन आ जाएगा 4.014, 4.014। तो ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के नाम पे केवल और केवल एक 10 लाख रुपए की फिगर है। तो ये आ रहा है 16,47,747, जिसमें से आप 10 लाख रुपए का आउटफ्लो माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 647 दैट विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप इस बड़े के से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। साथ में आप एक दो लाइन और लिख दो। साथ में यहां पे क्वेश्चन ने बोला था जो आप पॉइंट नहीं कंसीडर कर रहे उसके लिए नोट लिख देना। तो यहां पे आप नोट में डाल सकते हो कि जो कंसल्टेंसी फीस थी, वर्डिंग्स देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या यूज की गई थी। जो 2 लाख रुपए की कंसल्टेंसी फी थी फॉर साइट स्टडी, कंसल्टेंसी फीस फॉर साइट स्टडी ऑफ ₹2 lakh इज संक कॉस्ट। ये संक कॉस्ट होती है ड्यू टू विच not considered in इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम फ्यूचर के लिए लेते हैं और फ्यूचर का डिसीजन लेते वक्त किसी भी संक कॉस्ट की कोई रेलेवेंसी नहीं होती। इसके अलावा आपने जो लोन लिया 10 लाख रुपए का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो ऑलरेडी आप इनिशियल कैश आउटफ्लो में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो में कंसीडर कर चुके हो। तो भले ही आप उसको कैसे भी पे ना क्यों ना करो, ये कहते हैं भाई हर साल इक्वल पेमेंट करेंगे, कैसे भी क्यों ना करो, डबल कॉस्ट थोड़ी ना लिख लोगे। अगर आप स्टार्टिंग में भी इनिशियल कैश आउटफ्लो लिख लोगे फिर दोबारा से उसके खर्चे को लिख लोगे तो वो तो डबल अमाउंट पे करने वाली बात हो गई। डेप्रिशिएशन हम इसलिए लेते हैं ताकि हम टैक्स सेविंग ले सके, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो वी कैन से रीपेमेंट ऑफ लोन जो है, रीपेमेंट ऑफ लोन is already considered repayment of loan is already considered in present value of cash outflow
एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, so its repayment, so its repayment is not considered. आप उसको एज ए कॉस्ट ऑलरेडी ले चुके हो तो आप उसके रीपेमेंट को दोबारा नहीं ले सकते, अदरवाइज हो जाएगी मिक्सिंग। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, आप कह सकते हो कि जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट को एज ए अमाउंट नहीं लिखना, क्योंकि वही हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और उसी के अकॉर्डिंगली तो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज यूज्ड, इंटरेस्ट रेट, of course we can write here after tax, is used for discounting, due to which interest cost should not be considered, separately, अलग से लेने का कोई लॉजिक नहीं है। इसके अलावा जो WACC क्वेश्चन में गिवन है हमारे लिए उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फंड उसके हिसाब से थोड़ी ना रेज किया है, हमने तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है, तो हम तो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्लाई करेंगे, भले ही एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 6 में, एग्जिस्टिंग WACC, is irrelevant because we are raising fund by using बैंक लोन। हाँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो आप मानते अपना फंड यूज कर रहे हैं, अपना फंड यूज कर रहे हैं तो अपना जो WACC चल रहा होता वो आप यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन की यही डिमांड थी कि आपको एनपीवी निकालना है और जो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो आपको रीजन भी बताना है। तो सर दिस इज द सिंपल आंसर कहूंगा। क्वेश्चन को फालतू में ज्यादा लेंदी बनाया गया है, इतना लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चन ये था नहीं जितना देखने में लग रहा है। हेडिंग पुट कीजिए आंसर नंबर 7B और आपके सामने ये जो 4 स्लाइड्स आई है इनको आपने इंक्लूडिंग वर्किंग नोट कॉपी करना है। कॉपी करो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7C। क्वेश्चन नंबर 7C, बेटेक लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर्स। एक कंपनी है बेटेक लिमिटेड, क्या करती है? कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है। इट वांट्स टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वाइल मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। सर ठीक है, एआई इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। द एस्टिमेटेड एनुअल सेविंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एज फॉलोज। कंपनी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करेगी तो कंपनी को काफी सारी सेविंग्स होगी। रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज विद एनुअल सैलरीज ऑफ ₹1,50,000 ईच। कंपनी को 1.5 लाख रुपए पर पर्सन पर इंप्लॉई, 5 इंप्लॉई से 1.5 लाख रुपए की एनुअल सैलरी की सेविंग होगी। सर सिंपल सी बात है, पहले 5 इंप्लॉइज थे, अब उनको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो उनको 1.5 लाख रुपए की एनुअल सैलरीज आ रही थी, वो अब आपकी बचना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो 7.5 लाख रुपए पर एनम जो है वो आपकी ये सेविंग हो जाएगी। दूसरा, रिडक्शन ऑफ ₹1,50,000 इन प्रोडक्शन डिलेज कॉज्ड बाय इन्वेंट्री प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, इन्वेंट्री प्रॉब्लम की वजह से प्रोडक्शन हम कम कर पाते थे, उसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता था। अब आप क्या करोगे, वो 1.5 लाख रुपए से कम कर पाओगे तो 1.5 लाख रुपए आपका ये बच जाएगा। रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स 1,25,000 पर एनम। पहले आप 1,25,000 रुपए की सेल्स जो है वो खो देते थे, अभी वो भी कर पाओगे तो वो भी आपका बच जाएगा। इसके अलावा गेन ड्यू टू टाइमली बिलिंग 1 लाख रुपए पर एनम। अब हम टाइमली बिलिंग कर पाएंगे तो 1 लाख रुपए पर एनम आपका ये से हो जाएगा। तो 7.5, 9, 10, 11,25,000 रुपए की तो आपको ये सेविंग हो जाएगी हर साल एआई इंट्रोड्यूस करने की वजह से। लेकिन एआई के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह चाहिए या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए। द परचेज प्राइस ऑफ द सिस्टम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ₹10 लाख एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ₹50,000। 10 लाख रुपए आपका परचेज प्राइस सिस्टम का होगा, 50,000 रुपए उस सिस्टम को इंस्टॉल करने में लगेंगे। साथ में क्वेश्चन का यह भी कहना है कि 80% ऑफ द परचेज प्राइस विल बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब ईयर 0 में, लेकिन रिमेनिंग विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए का परचेज प्राइस है, इसमें 80% 8 लाख रुपए तो आप परचेज ईयर में ही पे कर दोगे, मतलब ईयर 0 जो होता है। लेकिन बचा हुआ जो 2 लाख है वो नेक्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर में पे करोगे। ठीक है सर, इस बात को ध्यान में रखेंगे और ट्रीटमेंट क्या होता है देखते हैं। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द सिस्टम इज 5 ईयर। 5 साल इसकी लाइफ होने वाली है एंड इट विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो ठीक है, 10 लाख रुपए, 10,50,000 को अगर 5 साल में राइट ऑफ करोगे, डेप्रिशिएट करोगे, हर साल 2,10,000 रुपए का डेप्रिशिएशन लगेगा। हाउएवर द ऑपरेशन ऑफ द न्यू सिस्टम रिक्वायर्स 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट विद एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,50,000 पर पर्सन। आपको 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और उनको आपने 2.5 लाख रुपए पर पर्सन एनुअल सैलरी देना पड़ेगा। तो ठीक है, 5 लाख रुपए पर एनम का ये आपका खर्चा हो जाना है। इसके अलावा इन एडिशन टू अबव, एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर 5 ईयर्स आर एज फॉलोज। 5 साल तक आपको मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट पे भी खर्च करना पड़ेगा। पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 90,000, थर्ड ईयर में 80,000, फोर्थ ईयर में 70,000 और फिफ्थ ईयर में 60,000। लेकिन कहते हैं ये जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, दीज आर पेबल इन एडवांस, लेकिन आपको ये एडवांस में पे करनी है। अब देखो, कोई भी खर्चा जो एडवांस में पे किया जाता है उसमें छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है, खर्चा तो आप एडवांस में पे कर दोगे, एडवांस में पे करने मतलब फर्स्ट ईयर का ये जो खर्चा है वो ईयर 0 में पे करना पड़ेगा। ये जो सेकंड ईयर का खर्चा है वो फर्स्ट ईयर के एंड में पे करना पड़ेगा। थर्ड ईयर का जो खर्चा है वो सेकंड ईयर के एंड में जाएगा। फोर्थ ईयर का जो खर्चा है वो थर्ड ईयर के एंड में पे करना पड़ेगा और फिफ्थ ईयर का जो खर्चा है वो चौथे साल के एंड में पे करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पे जो टैक्स सेविंग होती है वो अगले साल ही होती है। अगर आप 0 पीरियड में कोई पेमेंट कर भी दोगे मेंटेनेंस वगैरह का, तो आपको इसकी टैक्स सेविंग जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही मिलती।
तो इसका ट्रीटमेंट अपने को समझना है। इसके अलावा था कंपनीज टैक्स का रेट अप्लाई होगा 30% का, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, जिसके आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करोगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके पास 15% पे 1 से लेकर 5 साल तक के गिवन है, और क्वेश्चन की डिमांड वही है जो नॉर्मली होती है, एसेस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। सर एनपीवी कैलकुलेट करना है, और एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद एडवाइस कर देना वेदर द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉट। सर सिंपल, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गया इंट्रोड्यूस करेंगे, नेगेटिव आ गया तो नहीं करेंगे। तो इसमें एक दो पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखने, एक तो मेंटेनेंस वाला, और एक जो परचेज प्राइस है वो सारा का सारा ईयर जीरो में नहीं है, इसमें 2 लाख रुपए जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको पे कर देना है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, अपने को इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू नहीं, अपने को इसके अंदर कैश आउटफ्लो की भी जरूरत पड़ेगी और इनफ्लो की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो सर एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेट करता हूं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ध्यान से देखना क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। आंसर नंबर है 7C, आंसर नंबर है ये 7C। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो कि नॉर्मली हम इनिशियल कैश आउटफ्लोज कैलकुलेट किया करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम यह है कि कुछ खर्चे मुझे जीरो पीरियड में करने हैं, कुछ खर्चे मुझे फर्स्ट ईयर में जाके करने हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी कहानी तो फैक्टर्स की है, वो अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी तक जो नॉर्मली आप क्वेश्चन करते हो उसमें हम परचेज कॉस्ट ले लेते हैं जीरो पीरियड में। इसमें क्या है, 10 लाख रुपए का ये परचेज प्राइस है, जिसमें से 80% तो आप इन द ईयर ऑफ परचेज पे करोगे, मतलब जीरो पीरियड में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं परचेज प्राइस पेड इन द ईयर ऑफ परचेज, यह है इन द ईयर ऑफ परचेज। सर इन द ईयर ऑफ परचेज कितना, 10 लाख का 80%, 10 लाख रुपए का 80%, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। बचा हुआ जो 2 लाख रुपए है उसको शो करने के आपके पास है दो तरीके। एक तरीका तो यह है कि आप यहां पे कंसीडर ही मत करो, और जब फर्स्ट ईयर की एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करो तो फर्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो आए उसमें से लास्ट में जाके 2 लाख माइनस कर दो, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में ही जाना है। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप यहीं पे जो 2 लाख रुपए है उस पे फर्स्ट ईयर का फैक्टर अप्लाई करके कैलकुलेशन करके दे सकते हो, फर्स्ट ईयर का फैक्टर अप्लाई करके कैलकुलेशन करके दे सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे ट्रीटमेंट करके दे सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप ट्रीटमेंट करके दे सकते हो। बस ध्यान ये रखना है आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आपको जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लगती है आप वैसे शो कर सकते हो। मैं ये जो 2 लाख रुपए है, यहां पे जब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर ही रहा हूं तो यहीं पे शो कर रहा हूं, मैं यहीं पे इसको शो कर रहा हूं। तो यहां पे मैं शो कर रहा हूं फिगर, यहां पे मैं फिगर शो कर रहा हूं प्लस परचेज प्राइस पेड इन नेक्स्ट ईयर। सर कितना, 2 लाख रुपए, बचा हुआ 2 लाख, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप पे कर रहे हो और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होता है वो हम ईयर जीरो में कैलकुलेट करते हैं। तो उसको ईयर जीरो पे लाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर का फैक्टर अप्लाई कर देना है 0.870, 0.870, ये आ जाएगा 1,74,000। इसके अलावा आपको एक इंस्टॉलेशन पे खर्च करना है 50,000, तो यहां पे आ जाएगा एक इंस्टॉलेशन 50,000,
ये आ जाएगा इंस्टॉलेशन 50,000, इंस्टॉलेशन आ जाएगा आपका 50,000। इसके बाद देखो मेंटेनेंस का खर्चा था। मेंटेनेंस अगर आपको पे करना है पेबल इन एडवांस, तो फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट है वो 0 पीरियड में ही पे करेंगे। लेकिन ध्यान देना मेंटेनेंस अपने को प्रॉब्लम करेगा। कैसे? मेंटेनेंस का खर्चा तो पे करना है आपको ईयर बिगिनिंग में, मतलब 0 पीरियड में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। लेकिन इसकी जो टैक्स सेविंग मिलेगी वो 1 2 3 4 5 ईयर में ही मिलेगी। तो मैं मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसका फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मैं मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को बिल्कुल अलग कंसीडर करके चलूंगा, ताकि आपको कैलकुलेशन में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो हम फिलहाल क्वेश्चन को ये मान के सॉल्व कर रहे हैं कि मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 लाख प्लस 1,74,000 प्लस 50,000, ये आ जाएगा 10,24,000 रुपए, 10,24,000 रुपए। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ट्रीट करूंगा, अलग तरीके से ट्रीट करूंगा। सेकंड, इसके बाद अपना टारगेट है एनुअल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन करना। सर एनुअल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन की अगर बात करें, एनुअल कैश इनफ्लोज की अगर कैलकुलेशन की बात करें, तो एक मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो अलग थी, जिसको मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं डिफरेंट तरीके से ट्रीट करूंगा। बाकी सारी फिगर्स तो सेम ही है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, दो कॉलम में अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। कितने साल का क्वेश्चन है? 5 साल का। तो 1 से लेकर 5 साल तक की आपकी कैलकुलेशन चलेगी। सबसे पहले फायदे, क्वेश्चन ने कहा हमें 4 फायदे हैं। एक तो है रिडक्शन ऑफ 5 एम्प्लॉइज विद एनुअल सैलरीज ऑफ ₹1,50,000 ईच। तो सेविंग्स लिखना शुरू करता हूं मैं। सर सेविंग्स होगी आपको एम्प्लॉई कॉस्ट में, क्योंकि 5 एम्प्लॉई आप निकाल दोगे तो आपको सेविंग होगी 1.5 लाख रुपए हर एक एम्प्लॉई की सैलरी थी, ऐसे 5 एम्प्लॉइज, तो हर साल आपको 7.5 लाख रुपए बच जाएगा। दूसरा, रिडक्शन ऑफ 1,50,000 इन प्रोडक्शन डिले कॉज्ड बाय इन्वेंट्री प्रॉब्लम। रिडक्शन इन प्रोडक्शन डिले, अब प्रोडक्शन में डिले नहीं होगा, 1.5 लाख रुपए बच जाएगा इसकी वजह से आपका हर साल। इसके बाद रिडक्शन इन लॉस्ट सेल्स 1,25,000 रुपए, जो सेल आप खो देते थे वो नहीं खोनी पड़ेगी या कम खोनी पड़ेगी, सिंपल सी कहूं, इसकी वजह से आपको हर साल 1,25,000 रुपए बच जाएगा। इसके अलावा गेन ड्यू टू टाइमली बिलिंग 1 लाख रुपए बच जाएगा। गेन ड्यू टू टाइमली बिलिंग 1 लाख रुपए बच जाएगा। लेकिन इसके बदले में आपको 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे। एज पर क्वेश्चन आपको 2 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे, जिनको आपने 2.5 लाख रुपए पर पर्सन पे करना है। तो माइनस कर दो सैलरीज, 2.5 लाख रुपए पर पर्सन आप पे करोगे तो आपको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका ईबीडीटी, अर्निंग बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। 6,25,000 रुपए आपका ईबीडीटी आ जाएगा। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले ही मैं बोल चुका हूं बिल्कुल अलग मैं ट्रीट करूंगा, तो यहां पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाला। डेप्रीशिएशन की बात करें तो 10,50,000 रुपए आपकी कॉस्ट थी और 5 साल में डेप्रीशिएट करना है, तो हर साल 10,50,000 5 साल में डेप्रीशिएट करोगे तो हर साल 2,10,000 रुपए का आपने डेप्रीशिएशन लगा देना है। तो आप पहुंच जाओगे अपने अर्निंग बिफोर टैक्स पे, यह आ जाएगा 4,15,000।
माइनस कर देंगे इसमें से टैक्स। टैक्स का रेट चल रहा है क्वेश्चन में, टैक्स का रेट चल रहा है क्वेश्चन में 30% का, 30% का टैक्स रेट है, 30% का टैक्स रेट है। 4,15,000 का 30%, 1,24,500 रुपए आपको टैक्स पे कर देना है। तो आप पहुंच जाओगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे दैट इज 2,90,500। और इसमें से वापस एड बैक कर लेंगे हम डेप्रीशिएशन जो पीछे माइनस किया, दैट इज 2,10,000, 2,10,000। तो ये आ जाएगा 5,00,500। दैट इज द एनुअल कैश इनफ्लोज, जिसमें हमने अभी तक मेंटेनेंस वगैरह कंसीडर नहीं किया। सर हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लिया, एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिया है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट को छोड़कर। अब जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसके लिए एक अलग से कैलकुलेशन करता हूं। मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो आपको ये मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पे तो करने एडवांस में, मतलब ईयर 1 वाला 0 पीरियड में जाएगा, तो ईयर 5th वाला 4th में। लेकिन टैक्स का कॉन्सेप्ट ये कहते हैं आपको टैक्स सेविंग एट द एंड ऑफ ईयर ही होती है। मतलब ये है कि आपको पेमेंट तो 0 पीरियड से शुरू करना पड़ेगा, बट टैक्स सेविंग आपको लेनी पड़ेगी 5th ईयर तक जाते जाते। तो आपको यहां पे मैं अगर बात करूं मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो सर मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पे करनी है 1,00,000 रुपए जो ईयर 1 की है, वो एडवांस में पे करोगे तो 0 पीरियड में पे करना पड़ेगा। सिमिलरली 90, 80, 70, 60, 90, 80, 70 और 60 4 साल में पे हो जाएगी, 5वें साल में पेमेंट नहीं करना। और ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट आप पे करोगे, इस पे आपको मिलेगी टैक्स सेविंग, इस पे आपको मिलेगी टैक्स सेविंग। टैक्स का रेट क्या चल रहा है 30% का। तो एक्चुअल में जो 0 पीरियड में आप पे करते हो, इसकी टैक्स सेविंग 0 पीरियड में होती ही नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में होगी। तो 1,00,000 का 30%, यहां पे 30,000 की टैक्स सेविंग होगी। 90,000 जो फर्स्ट ईयर में पे करोगे, उसकी टैक्स सेविंग सेकेंड ईयर में मिलेगी आपको 27,000 रुपए। जो सेकेंड ईयर में पे करोगे, उसकी टैक्स सेविंग आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी 24,000। 70,000 का 30% 21,000 यहां पे, और 60,000 का 30% 18,000 यहां पे। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी आफ्टर टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी आफ्टर टैक्स सेविंग, वो होगी फर्स्ट ईयर में 1,00,000, सेकेंड ईयर में इट विल बी 60,000, थर्ड ईयर में इट विल बी 53,000, थर्ड ईयर में इट विल बी 46,000, नेक्स्ट ईयर में इट विल बी 39,000, तो लास्ट ईयर में 18,000 नेगेटिव में आ जाएगा। यह है मेंटेनेंस की कॉस्ट, यह है मेंटेनेंस की कॉस्ट। अब ये जो मेंटेनेंस की 0 पीरियड की कॉस्ट है, 0 पीरियड की जो कॉस्ट है, वो आप 0 पीरियड में जाके ऐड कर सकते हो, 0 पीरियड में जाके ऐड कर सकते हो। मतलब ये 10,24,000 और 1,00,000 ये 11,24,000 रुपए का आउटफ्लो होगा। और जो 1 2 3 4 5 की फिगर है, ये आप इस 5,05,000 में ऐड कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। नॉर्मल जैसे बनाते हो, ईयर कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको कंसीडर करने हैं एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। अकॉर्डिंगली आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे मैं 0 पीरियड बिल्कुल नहीं ले रहा, मैं यहां पे नॉर्मली अपना 1 2 3 4 5 जो लेते हैं वही ले रहा हूं। हर साल में कैश इनफ्लो आपका 5,05,000 का होगा।
हर साल आपका जो कैश इनफ्लो है वो 5,05,00,000 का होगा, लेकिन ये 5,05,00,000 का कैश इनफ्लो विदाउट कंसीडरिंग द मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट आएगी आपकी फर्स्ट ईयर में 60,000 माइनस कर दो, सेकेंड ईयर में 53,000 माइनस कर दो क्योंकि खर्चा है, थर्ड ईयर में आप 46,000 माइनस कर दो, फोर्थ ईयर में आप 39,000 माइनस कर दो, और फिफ्थ ईयर में आपको नेगेटिव फिगर है, मतलब खर्चा नहीं, ये टैक्स सेविंग है, तो ये 18,000 यहां पे प्लस हो जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल में तो कुछ था नहीं, तो आपको अलग से अदरवाइज कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो सर ये फिगर्स देख लो कितने आएगी, 500,500 माइनस 60,000, इट विल बी 440,500, 53,000 माइनस करते 500,500 माइनस 53,000, it will be 447,500, 46,000, 500,500 minus 46,000, it will be 454,500. Next 500,500 minus 39,000, it will be 461,500. और फाइनली 500,500 में प्लस करना है 18,000, इट विल बी 518,500। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप कॉपी कर लो क्वेश्चन से, क्वेश्चन में आपके पास फैक्टर गिवन है 0.870, 0.870, 0.756, 0.756, 0.658, 0.658, 0.572, 0.572 and 0.497, 0.497 मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपकी प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगी। फर्स्ट वन आ गया 383, 235, 383, 235। नेक्स्ट आ गया 338, 310, 338, 310। नेक्स्ट 299, 061, 299, 061। नेक्स्ट 263,978, 263,978। और लास्ट वन इज 257,695 राउंड ऑफ में। तो ये आपको आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 1542, 279, 1542, 279, 1542, 279। अब आप एनपीवी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज या फिर इनिशियल कैश आउटफ्लोज, दोनों में से आप कोई भी वर्डिंग यूज कर सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आया 1542, 279, 1542, 279 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आपने एक तो कैलकुलेट किया था 10,24,000, साथ में 1,00,000 रुपए ये है, कितना था 10,24,000। तो सर 10,24,000 एक फिगर हो गई और 1,00,000 रुपए मेंटेनेंस वाली वो एक फिगर हो गई, तो ये हो गया 11,24,000। माइनस कर दो 11,24,000, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 418,279, 418,279। दिस इज द पॉजिटिव एनपीवी। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव है वो एनपीवी आ रहा है, तो इसका मतलब
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो क्वेश्चन ने पूछा था, तो हम कहेंगे एआई शुड बी इंट्रोड्यूस, एआई शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, एआई शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी ऑफ रुपीज 418279, 418279, तो एआई आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी ऑफ रुपीज 418279। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7C, जिसमें एक ही मेन पॉइंट था, मैं कहूंगा मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला। अगर आपने उसको ठीक तरीके से ट्रीट किया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक कैलकुलेट होके आ जाएगा। हेडिंग पुट कीजिए आंसर नंबर 7C और आराम से इसको अंडरस्टैंड करते हुए कॉपी कर लीजिए। दिस इज द सेकेंड स्लाइड जिसमें हमने एनुअल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन की। दिस इज द मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, अलग से हमने स्लाइड बनाई ताकि हम चीजों को ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकें। यहां पे सिंगल कॉलम में बात बन गई, प्रेजेंटेशन बेटर हो गई और साथ में अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इससे ज्यादा बेटर हो जाती है।
दिस इज द स्लाइड जिसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट किया, जिसमें हमने एनुअल कैश इनफ्लो वाले स्टेटमेंट की हेल्प भी ली और जो हमने मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला स्टेटमेंट बनाया था उसकी भी हेल्प ली। सेवन मार्क्स की वेटेज में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड जिसमें हमने एनपीवी कैलकुलेट किया और साथ में डिसीजन भी दिया कि एनपीवी पॉजिटिव होने की वजह से हमें एआई इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज की वीडियो में अपना टारगेट दो क्वेश्चंस डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन नंबर 7B और एक क्वेश्चन नंबर 7C। 7B में मेन पॉइंट ये था कि उसमें काफी ज्यादा डेटा फालतू था, तो उसको इग्नोर करते हुए हमें क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। और क्वेश्चन नंबर 7C में जो मेन पॉइंट था वो था मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर एट द बिगिनिंग में पे करनी हो तो टैक्स सेविंग तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही होती है, तो सर उस सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो इतना आप पोर्शन रिवाइज करके आए। नेक्स्ट क्लास में हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।